सभी लोगों को नमस्कार। हमने कुछ दिन पहले हमारे जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के जो मेंबर्स का ग्रुप है, मैंने एक सवाल पूछा था उसमें कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं देते हैं या अपना पर्चा बना करके क्यों नहीं देते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले तो उन सब लोगों का धन्यवाद जितने भी मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन चूज करा था कि ऑर्गेनाइज में ऐसा लिखा है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमें अपने इंस्टीट्यूट से ऐसा सीखा है, या बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा कि हमने टीचर से या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे ऐसा सीखा है। बहुत सारे लोगों ने ये भी जवाब दिया कि पर्चा देने से कभी कभी नुकसान होता है और जो मरीज है वो अपने आप दवाई बाजार से खरीद करके खाने लगता है, जिससे उसको साइड इफेक्ट भी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो मैं आज शुरू करता हूं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सब लोगों को एक सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। इस सच्चाई को जानने से पहले आप मेरे बारे में जानिए। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का फिलहाल प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट कम मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1932 से लगातार होम्योपैथी के लिए काम करती आ रही है, और हम लगातार CME या एजुकेशन के प्रोग्राम या एजुकेशन को बांटने का अलग अलग कार्यक्रम या फिर हम हेल्थ कैंप्स या बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है। तो जो लोग दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर बनना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट www.dhma.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल बात शुरू करते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं देते। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और हमें हर एक पहलू पर बात करनी पड़ेगी। इस बात को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन अवेलेबल हैं उसमें चाहे आयुर्वेद आती हो, होम्योपैथ आती हो, यूनानी, सिद्धा या कोई भी ऐसी अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति जिसमें कहीं कोई ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव थेरेपीज के द्वारा अभी चुना जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग इमरजेंसी में भी होम्योपैथी का यूज करते हैं, आयुर्वेद का यूज करते हैं, और हमारे घर घर में हमारी ये पैथियां जो है बहुत ही फेमस है। तो अगर हम बात करें तो किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं वो पहले भी कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते थे। बहुत सारे जो वैद्य होते थे, हकीम होते थे, वो कभी भी ये नहीं बताते थे कि पर्चे पे कि क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कौन सी भस्म दी है, उन्होंने कौन सी हर्ब को मिला करके दिया है। और अगर कुछ लोग लिखते थे तो वो ऐसी राइटिंग में लिखते थे जो किसी को पता ही नहीं लगता था। अगर हम बात करें कन्वेंशनल मेडिसिन की, मतलब एलोपैथी की, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मतलब MBBS ग्रेड पे या जो बहुत ग्रेजुएशन लेवल पे काम करते थे पहले भी और आज भी, वो लोकल एरियाज में अपने अपने प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं देते हैं। तो जो प्रिस्क्रिप्शन का चलन है वो आता है साइंस के थ्रू, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको आज सुनना चाहिए। देखिए, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं तो मैं बाकी अपने चिकित्सा पद्धतियों के बारे में उतनी बात नहीं करूंगा क्योंकि उनकी जानकारी मुझे शायद कम हो, लेकिन होम्योपैथी के बारे में बात कर सकते हैं। होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है आज पूरे दुनिया में सेकंड मोस्ट चूज करने वाली चिकित्सा पद्धति बन गई है। मतलब एलोपैथी के बाद कोई अगर पद्धति यूज होती है पूरी दुनिया के अंदर तो वो होम्योपैथी यूज होती है। इसके थोड़े इतिहास में जाते हैं। अब से लगभग 270 साल पहले डॉक्टर हेनीमैन सर ने जब वो होम्योपैथी को बनाया तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को लेकर के प्रूविंग करी और कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन करे, और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद बहुत सारे उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा सा काम करा, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ रिटर्न में लिख करके गए। रिटर्न में प्रिस्क्रिप्शन तो शायद उस समय की कहीं ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलती कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, लेकिन वो अपने कोई रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, और उन रिकॉर्ड को मेंटेन करके उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, उन्होंने अपनी एक राइटिंग्स लिखी, जिसके द्वारा आज भी हम लोग होम्योपैथी के लिए बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं। लगभग जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब जो होम्योपैथी है वो अमेरिका जैसे देशों में बहुत चलन में थी। उसके बाद सबसे नंबर 1 आता है होम्योपैथी के लिए हमारा देश हिंदुस्तान। तो यहाँ पर होम्योपैथी का आज सबसे बड़ा बोलबाला है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हो, चाहे वो प्रैक्टिशनर को लेकर हो, चाहे वो पेशेंट बेस को लेकर के हो। मतलब सबसे ज्यादा पेशेंट का जो बेस है होम्योपैथी के अंदर वो भी आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई थी, तो बहुत सारे उस समय के जो होम्योपैथी के मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने अपनी अपनी यूनिट्स को बंद करके और कन्वेंशनल मेडिसिन या इमरजेंसी मेडिसिन को बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ से होम्योपैथी का एक डाउनफॉल शुरू हुआ। ऐसी हिंदुस्तान के अंदर जब होम्योपैथी शुरू हुई तो वो बंगाल के चिकित्सक के द्वारा एक शुरू की गई ऐसी पद्धति थी जो इंडिया में अभी बूम कर रही थी। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो बंगाल होम्योपैथी के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें 3-3, 4-4 हजार पेशेंट
पर डे देखे जाते हैं। तो बंगाल आज भी होम्योपैथी के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि उसकी शुरुआत जो है बंगाल से हुई। लेकिन हुआ क्या कि शुरुआती दौरान पे जो भी होम्योपैथिक फिजिशियंस बने, मैं फिजिशियंस कहूंगा यहाँ पे, अभी मैं डॉक्टर को टर्म नहीं दे रहा हूँ, तो उस समय क्योंकि होम्योपैथी के लिए कोई भी कोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं था, तो बहुत सारे लोग जैसे IAS ग्रेड के हो गए, या जो अफसर लोग होते थे, या कोई थोड़ा इंटेलिजेंट होता था, वो उन रीडिंग्स को पढ़ करके जो पिछले डॉक्टर्स ने लिखी थी उनको पढ़ करके दवाइयां देना शुरू कर देते थे। क्योंकि ये मेडिकल स्ट्रीम में नहीं आया था, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो अपने आप ही अपनी दवाई बना करके उनको दे देते थे। ना तो इसके बारे में मरीज को नॉलेज होती थी, और ना ही कभी डॉक्टर ये चाहता था कि हमारी दवाइयां उनको पता लगे। इसकी वजह ये भी थी कि बहुत सारे लोग डरते थे कि अगर हमारी दवाई से किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा। एक इसी बीच में एक टर्म आई, नीम हकीम खतरे जान। ये जो नीम हकीम खतरे जान जो टर्म आई, वो भी शायद इसी में आई, क्योंकि हकीमों को, वैद्यों को इसलिए बदनाम करा गया क्योंकि वो दवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे। इवन अगर आप पुराने इतिहास को उठा करके देखो तो जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स रहे, जितने भी आयुर्वेद के वैद्य रहे, जितने भी यूनानी के हकीम रहे, वो अपने नियम्स को लेकर के इतने स्ट्रिक्ट होते थे, अपनी दवाइयां ना बताने के लिए इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि वो अपने जो स्टूडेंट या फॉलोअर्स होते थे, जो बहुत बहुत साल तक उनके साथ काम करते रहते थे, उनको भी वो जल्दी से नहीं बता पाते थे। होम्योपैथी में भी शायद ऐसे ही हुआ। होम्योपैथी में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स रहे जिन्होंने अपनी जो जनरेशंस हैं उनको भी शायद उन्होंने वो फॉर्मूलेज नहीं बताए जिन पे वो काम कर रहे थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि होम्योपैथी चिकित्सा या आयुर्वेद या यूनानी को समझने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, आपको एक ऐसे मन की जरूरत है जहां आपका मन बहुत साफ हो, जहां पे आप पूरी तरह से अपने पेशेंट के प्रति जो है वो ईमानदार रहें। हमारी ऑर्गेनल में भी डॉक्टर हनीमैन सर ने ऐसे लिखा। फिर उसके बाद एक डिप्लोमा चालू किया गया जो गवर्नमेंट के द्वारा था, और इस डिप्लोमा में किसी की भी एंट्री थी। मतलब उस समय अगर आप 12th आपने की है तो आप होम्योपैथी को ज्वाइन कर सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने होम्योपैथी को उस समय पर ज्वाइन करा। ऐसे थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया, लेकिन क्योंकि पुराना तरीका अभी भी वही चला रहा था, उसमें भी वो लोग थे जो होम्योपैथी को चाह रहे थे, और वो क्योंकि पुराने लोगों से ये सीख करके आए थे कि पर्चा तो नहीं देना है। आज जब मैंने पोल की बात करी तो पोल में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इसकी जानकारी यूट्यूब पे और गूगल पे आजकल मेडिसिन सर्च कर लेते हैं, लेकिन उस समय पर गूगल नहीं था, ना कोई ऐसी इंटरनेट की जानकारी थी, और ना ही कोई ऐसा सर्च कर सकता था। तो होम्योपैथी की कुछ ही बुक्स मिलती थी, तो जो भी थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता था वो होम्योपैथी को यूज करता था। जैसे ही वो यूज करता था तो उसको पता लगता था ये तो बहुत ही अच्छी साइंस है, तो वो दूसरे लोगों को भी होम्योपैथी देता था। उससे पेशेंट का बेस जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। इस डिप्लोमा होने के बाद फिर एक डिग्री आई। डिग्री लगभग 1983 के आसपास ये डिग्री गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, और उसने कहा कि जो CPMT की है उसके थ्रू, मतलब जो गवर्नमेंट के अपने एग्जाम्स हैं उनके थ्रू ही आप होम्योपैथी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से होम्योपैथी का विकास होना शुरू हुआ। लेकिन होम्योपैथी का विकास शुरू होने के लिए, इस सिस्टम को लाने के लिए पुराने लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे। वो सिस्टम में आए और उन्होंने सिस्टम बनाने की कोशिश करी। तो आप ये सोचिए कि अभी 1983 से अगर हम ये माने कि अभी होम्योपैथी का विकास शुरू हुआ है, तो अभी 30-40 साल के अंदर जितना विकास आज होम्योपैथी में हो रहा है वो उसी राह पर है जहां पर अब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स को देना अनिवार्य हो जाएगा, या बहुत सारे डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन को देने लगे हैं। बहरहाल हम लोग उसी डिग्री के हिसाब से, जैसे मतलब मेरा जो एडमिशन हुआ वो 98 में हुआ, तो जब मैं इंस्टीट्यूट में गया तो वहां भी ऐसे डॉक्टर्स थे जिनके साथ मैंने 5 से 6 साल बिताए। तब जाकर के उन्होंने मुझे ये बताना शुरू करा कि इस मेडिसिन के ऑब्जर्वेशन ये होते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कहा सर हम इतना पढ़ते हैं। मैंने अपने 2nd ईयर में, 3rd ईयर में बहुत सारे डॉक्टर से ये कहा, अपने प्रोफेसर से ये कहा कि सर हमने बहुत मेहनत करी है, हम एनाटॉमी जानते हैं, हम क्लिनिकल साइंस जानते हैं, आप हमें मेडिसिन के बारे में इतने देर से क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम ऐसा है कि जब तक आप इसमें अंदर तक नहीं आप एंटर होंगे तब तक आपको ये सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि उस समय नया चलन था, एजुकेशन के मामले में स्टैंडर्ड्स जो हैं वो थोड़े उस समय लो थे। अब पिछले कुछ सालों में, खासकर कोविड के बाद, अब पढ़ाई के स्टैंडर्ड जो हैं वो होम्योपैथी में बहुत अच्छे हो गए। जो संस्थान है वो हमारी बहुत अच्छा से काम कर रही है, रिसर्च यूनिट जो है वो अच्छा काम कर रही है, हमारी जो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी है वो एक अच्छा काम कर रही है। तो लेकिन रूल्स वही चले आ रहे हैं।
इसका जो ऑर्गेनल में मतलब हमारे डॉक्टर हेनीमैन सर कह के गए थे, वो ये कह के गए थे कि आपको जो दवाई है उसके बारे में उनको नहीं बताना है जो होम्योपैथी की नॉलेज रखते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये होता है कि मतलब जैसे हमारे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें अलग अलग तरीके के सिम्टम होते हैं। मतलब इसकी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक सल्फर मेडिसिन है जिसमें 3000 से ज्यादा सिम्टम है। मतलब अगर इन 3000 के सिम्टम्स को कॉम्बिनेशन में बनाया गया तो ये सिम्टम्स जो है वो 9 लाख से भी ज्यादा मरीजों को ठीक कर सकते हैं। मतलब एक जो जरासी सल्फर रेमेडी है जो सबसे मेन रेमेडी मानी जाती है, इसको हम 9 लाख अलग अलग इंडिविजुअल्स में दे सकते हैं। माना कि मैंने किसी को एक सल्फर दे दी और सल्फर के बारे में जो ज्यादातर प्रचलित है कि ये सोडिक बैकग्राउंड की एक मेडिसिन है, स्किन पर ज्यादा काम करती है, लेकिन इसके अलावा मैंने बताया 3000 से ज्यादा सिम्टम है जो एक फिजिशियन ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन हमने एक आम आदमी को हमने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे सल्फर लिख करके दे दी, लेकिन बाई चांस उसने वो जो सल्फर है वो किसी दूसरे तरीके से पढ़ ली, चाहे वो किताब हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे किसी भी और तरीके से हो, और उसको ये लगा कि यार मेरे लिए तो सल्फर ये सूट नहीं करती है, तो उसकी एक साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो जहां पर डॉक्टर हेनीमैन सर ने एक छोटे से अपने लाइन में लिखा था कि जहां पर होम्योपैथी की नॉलेज कोई रखता हो तो उसको होम्योपैथी मेडिसिन बताने से अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। अगर आप वो पेशेंट का राइट है या किसी का भी राइट है कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए आज के नियम के हिसाब से। उस समय पहले मरीजों को सिर्फ एक ही कहानी पता थी कि मैं कैसे भी ठीक हो जाऊं, चाहे वो नजर उतारने से हो जाऊं, चाहे किसी की बहुत लगाने से हो जाऊं, चाहे मैं होम्योपैथी खाने से हो जाऊं, चाहे आयुर्वेद खाने से हो जाऊं। आज भी मरीजों का सबसे मेन टारगेट ये होता है कि मैं कैसे भी करके ठीक हो जाऊं, क्योंकि हर बीमार व्यक्ति ठीक होना चाहता है। तो अभी क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी लागू होने वाला है, उस एक्ट के अनुसार हर एक डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को उस समय जब मैंने आपको स्टडी के लेवल पर बताया तो बहुत सारे लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बहुत सारी गाइडलाइंस को लेकर के झिझकते थे। बहुत सारे लोग ये भी मानते थे कि यार हम 2 या 3 मेडिसिन को मिला करके दे रहे हैं, तो जिसका प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को देना उचित नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट ने किसी भी तरीके से अगर कोई गलत दवाई ले ली या किसी गलत पोटेंसी में दवाई ले ली तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। होम्योपैथी में ये मानते हैं कि जनरली साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर पोटेंसीज का गलत चयन हुआ या उसको गलत तरीके से लिया गया तो जरूर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी हम सल्फर की बात कर रहे थे, तो मैंने अपने पेशेंट को किसी को सल्फर लिखी जो 30 पोटेंसी में थी, लेकिन अगर पेशेंट को किसी मेडिकल स्टोर पर गया तो सल्फर उसने 200 दे दी कि मेरे पास अभी 30 नहीं है, आप 200 ले लो, तो 200 उस पेशेंट के लिए थोड़ी खतरनाक हो सकती है। ऐसा ही उसकी लोअर पोटेंसी मतलब 6C भी उसके लिए खतरनाक हो सकती है। तो जहां तक इसकी बात थी, इसमें एक सबसे बड़ी बात जब अब मेडिकल स्टोर की जिक्र आया तो इसमें एक ये भी था कि होम्योपैथिक दवाइयां या आयुर्वेदिक दवाइयां या यूनानी दवाइयां बहुत समय तक अवेलेबल नहीं थी मार्केट के अंदर। मतलब कुछ ही स्टोर होते थे जो इनको बेचते थे, तो इसलिए हर जगह से होम्योपैथी दवाई लेना भी बहुत मुश्किल था। और अगर होम्योपैथी डाइल्यूशन लेते हैं जिसकी आपको सिर्फ कुछ ही बूंदों की जरूरत है, आप पूरी शीशी नहीं ले सकते, तो ऐसा भी बहुत सारे लोग मानते थे कि फिर हम दवाई अपने आप ही बना करके दे देंगे। तो ज्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपने आप ही दवाई बना के देते हैं, क्योंकि इसकी एबिलिटी या उसकी जो क्वालिटी है सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर ही जानता है। वो फार्मेसी में या आप कॉमन पर्सन जो है वो उसके बारे में जनरली नॉलेज नहीं रखते। तो प्रिस्क्रिप्शन ना देने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी आता है कि हमारा पेशेंट जो है, क्योंकि हम उसको सच्चे मन से दवाई दे रहे हैं या बिल्कुल अच्छी सी केस टेकिंग करके एक अच्छी मेडिसिन सेलेक्ट करके दे रहे हैं, तो हम उसको दवाई ना बताएं ताकि वो कोई गलत दवाई ना ले ले। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कोविड के बाद से नियम चेंज हुए हैं, अब हर एक डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी हो गया है। और प्रिस्क्रिप्शन जैसे मैं अपने खुद 2006 में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो फर्स्ट डे से मैंने प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू किया। हमारी मेडिसिन पे जो भी मेडिसिन के एब्रीविएशंस होते हैं वो लिखे रहते हैं। मेरे सारे पेशेंट इस बात की तारीफ करते हैं। और मैं जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो दवाई ले लेगा बाहर से या हमें कोई नुकसान हो जाएगा या डॉक्टर को फाइनेंशियली नुकसान हो जाएगा, तो ये सोचना अब गलत है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा हुआ तो पेशेंट का अपने आप में एक नुकसान है, तो आप उसको काउंसलिंग करके भेज सकते हैं कि ऐसा ना करें। अगर आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो एटलीस्ट हमें एक बार इंटीमेशन दे करके या फोन करके हमसे पूछ लें कि आपको दवाई लेनी है या नहीं लेनी है। मेडिसिन का रिपीटेशन भी होम्योपैथ के हाथ में होता है कि उसको कितनी मेडिसिन में पोटेंसी में रिपीट करना है या नहीं करना है। ये भी सब सिम्टम्स के आधार पर होता है। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो अपने आप को उस मेडिसिन के लायक ही नहीं समझते। जैसे एक इसमें सबसे प्यारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम।
लाइकोपोडियम के बारे में एक खास बात है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो पहले से ही बहुत सारी होम्योपैथी खा करके आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे बता दो कि मेरे को कौन सी मेडिसिन सूट करती है। तो मैं उनको बोलता हूँ लाइकोपोडियम। लेकिन लाइकोपोडियम का जो व्यक्ति है वो कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैं लाइकोपोडियम हूँ। तो इसके लिए एक मेडिसिन की उसकी साइकोलॉजी बदल जाती है, उसको ना लेने की एक इच्छा जागृत करती है कि मैं लाइकोपोडियम क्यों लूंगा, लाइकोपोडियम से मेरे सिम्टम नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने लाइकोपोडियम को सिर्फ 1 या 2 स्तर पर पढ़ा है। जबकि लाइकोपोडियम इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडी है कि वो सल्फर से भी ज्यादा कहीं अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों पर काम करती है। एक छोटे से रीनल स्टोन से लेकर के एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तक को भी लाइकोपोडियम या सल्फर जैसी मेडिसिन ठीक कर सकती है। लेकिन मैंने बताया इसका चयन जो है वो सिर्फ होम्योपैथिक फिजिशियन कर सकता है। एक आम आदमी या आज के दिन में जो AI जिसको हम बोलते हैं वो भी उसका चयन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्जर्वेशन होम्योपैथी का सबसे बड़ा कीनोट है, इंडिविजुअलाइजेशन सबसे बड़ा कीनोट है होम्योपैथी को लेकर के। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 या 3 मेडिसिन 4 मेडिसिन मिला करके देते हैं, इसमें कोई हर्जी बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो सिर्फ होम्योपैथी दे रहे हैं और होम्योपैथी में कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं। तो मैं हर एक होम्योपैथ से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी आप प्रिस्क्रिप्शन देना चाहें, जो मांगे आप प्रिस्क्रिप्शन दो। इससे आपका कभी ये नुकसान नहीं होगा कि पेशेंट आपका चला जाएगा, पेशेंट का आपके ऊपर एक फेथ बनेगा। और ऐसा करने वाले सिर्फ 1 या 2% होते हैं। मतलब कि 2006 से लेकर के आज तक शायद 1 या 2% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे से इस बारे में लड़ाई करी कि मैं बाहर से मेडिसिन लूंगा या फिर मैं अपने आप ही मेडिसिन लूंगा, आप इस मेडिसिन का नाम लिखो। और क्योंकि हम तो पहले से ही प्रिस्क्रिप्शन देते आते हैं तो वो पहले से ही खुश रहते हैं कि हमें सिर्फ आप प्रिस्क्रिप्शन दे दो और हम अपने आप मेडिसिन लेंगे। तो जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे वहां पे अपने प्रिस्क्रिप्शन पे जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आपने जैसे कोई आपने लाइकोपोडियम की हाई डोज लिखी है तो वहां पर लिख देना है कि 1 टाइम ओनली या वंस ओनली, ताकि आपकी अपनी एक जिम्मेदारी खत्म हो जाए कि आपने उसको पूरी तरह समझाया था कि इसको सिर्फ एक बार लेना है, इसके बाद इसको रिपीट नहीं करना है बिना किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जहां पे मैंने ये बताने की कोशिश करी कि होम्योपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं देते। इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें ये इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि पूरी तरह से नॉलेज का ना होना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का ना होना, या ऐसी बातों का होना कि जो अलाउ करे कि भाई मैं पता नहीं क्या कोई मेरा पेशेंट क्या कर देगा, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग या डॉक्टर्स। तो इसमें नॉलेज की भी सबसे बड़ी एक कमी देखी गई है जिसकी वजह से लोग जो है वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। हालांकि अब 2026 में भी बहुत सारे स्टेट के अंदर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी जो एक्ट है वो लागू हो चुका है। तो दिल्ली में अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब से ही लागू होगा या जिस स्टेट में लागू हो चुका है वहां पे प्रिस्क्रिप्शन देना कुछ ही दिनों के अंदर मैंडेटरी हो जाएगा। मुझे लगता है कि देना चाहिए। बीइंग एक डॉक्टर हमारा एक फर्ज बनता है कि हम अपने मरीज को बताएं कि हम क्या दे रहे हैं, और बीइंग ए पेशेंट हर मरीज का ये फर्ज बनता है कि आप उसको क्या दे रहे हो, क्योंकि अगर आप में अपना कॉन्फिडेंस है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन देने में कभी कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसके लिए मेंबर ग्रुप पे हमारे बहुत अच्छे से सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। तो जो मेरी तरफ से ये इनपुट था, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाऊं ताकि सब लोग इसके बारे में जानकारी रखें। तो होम्योपैथिक डॉक्टर से आप जब भी प्रिस्क्रिप्शन मांगेंगे तो आपको मिलेगा। कोई डॉक्टर जनरली मना नहीं करता है, और अगर वो मना करता भी है तब भी आपका राइट है। बहुत सारे ऐसे जो पुराने लोग हैं जो अभी एक सिस्टम पे चले आ रहे हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, वो शायद आपको प्रिस्क्रिप्शन देने में थोड़ा हिचकिचाएं। बहुत सारे लोगों के पास तो प्रिस्क्रिप्शन पैड होता ही नहीं, क्योंकि होम्योपैथी का जो मैंने बैकग्राउंड बताया उसी बैकग्राउंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब कुछ लोग होम्योपैथी को स्प्रेड कर रहे थे तो फ्री में दवाइयां दे रहे थे। उनको लगा कि दवाइयों की कॉस्ट बहुत कम होती है और फ्री में दवाई देने से शायद पेशेंट हमारे से कोई भी चीज ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। तब से चलन चला आया, तो उस चलन को आज भी बहुत सारे लोगों ने चला करके रखा है। लेकिन क्योंकि अब डॉक्टर्स अपनी डिग्री लेकर के आते हैं, एक पूरी मेहनत करके आते हैं, पूरे कंपटीशन पास करके आते हैं, तो अब जो डॉक्टर्स का सिनेरियो है होम्योपैथिक डॉक्टर्स का या आयुर्वेदिक का या यूनानी का, सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड जो है मेंटेन होता जा रहा है। और इसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से सहयोग करती है हमारा। वो कहती है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करो, हम आपके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे। तो एक बहुत छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसे लगी या आप इस बारे में कोई भी विचार हो तो हमें कमेंट में बताएं। हमसे कोई बात छूट गई हो या मैं कोई बात बताने में भूल गया हूँ तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। जो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं DHMA के, वो हमारे कमेंट बॉक्स में है। हमारी वेबसाइट का लिंक भी
डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन हर महीने लास्ट संडे को 3 बजे से 6 बजे तक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जो चांदनी चौक में पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, वहां पर एक CME ऑर्गेनाइज करती है जो सबके लिए फ्री है। जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं, वो ज्यादातर सिर्फ मेंबर्स के लिए होती है। तो अगर आप मेंबर नहीं है तो आप हमारे मेंबर बनिए। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की अपनी एक वेबसाइट है www.dhma.in। हमारा फोन नंबर है 9711423617 और हमारा ईमेल है dhmadelhi@gmail.com। तो हमारे किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और होम्योपैथी को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बातें सुनने के लिए, और हो सके तो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की CME में और उसके जो मेंबर हैं या किसी भी एक्टिविटी में जरूर पार्टिसिपेट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।